का एक थोड़ा सा परिचय शायद जी। आज का जो विषय है अपना, सॉरी सॉरी, जी। हाँ, आज का जो विषय है डॉक्टर्स ओपिनियन, इस पे अपनी समझ, अपना अनुभव इस पे रखेंगे। और स्पीकर मीटिंग इनका परिचय में आपको दे दूं। होम ग्रुप है, समाधान ग्रुप नागपुर से है। और डेट ऑफ सोसाइटी 15 अगस्त 2007। बहुत अच्छा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो 40 मंथ तकरीबन 40 मंथ शेयर है। उसके बाद में सवाल और जवाब, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू सर। जी, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के घुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो नई सुंदर सुहानी सुबह द्वारका ऑनलाइन ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, वो है हमारी बिग बुक से द डॉक्टर्स ओपिनियन। दोस्तों, पिछले 18 सालों से मैं इससे जुड़ा हूँ और कई बार ये जो हमारा बेसिक टेक्स्ट है बिग बुक, इसको मैं पढ़ते रहा हूँ। तो जो भी मैं समझ पाया हूँ वो आपके सामने में मैं रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बिग बुक जिसका नाम है दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस, इसी नाम से आज हमारी फेलोशिप की पहचान है। 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, जब डॉक्टर बॉब ने अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट लिया 10 जून 1935 में। और उसके बाद हमारे दोनों को फाउंडर बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, कहीं तो भी जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है, एक अल्कोहलिक अपने अनुभव एक अन्य दूसरे अल्कोहलिक को बांटता है और दोनों अपने आप को शराब से दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत दोस्तों दोनों के माध्यम से हुई और धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चले गए। और ये जो रिकवरी थी, ये बहुत ही देख यानी बहुत ही आश्चर्यजनक ये सारी रिकवरीज थी। 1937 के आसपास डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू दोनों को दिखा कि 35-40 लोग सोबर है, और तब जाके उनको ऐसा लगा कि कुछ बड़ा प्लान करना आवश्यक है। हम कब तक ये वन टू वन एक एक अल्कोहलिक तक जाएंगे? दूर दराज तक के शराबियों तक भी पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम सभी जानते हैं दोस्तों कि उस वक्त दोनों के पास में संसाधनों की कमी थी, उनकी आर्थिक स्थितियां पहले ही खराब थी। मगर फिर भी उन्होंने कुछ प्लान बनाए, कुछ सोचा। और उसी में से एक था दोस्तों कि जिन तत्वों, जिन सिद्धांतों के आधार पर हम लोग शराब से दूर हो रहे हैं, क्यों ना उसको एक पुस्तक का रूप दिया जाए। हमारा जो रिकवरी का प्रोग्राम है, अगर वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है, तो वो और भी दूर दराज तक के लोगों तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज कैरी कर सकता है। और फिर इतिहास हम जानते हैं कि जॉन डी रॉकफेलर से हमने कुछ आर्थिक मदद ली। 1937 में ही दोस्तों अल्कोहलिक फाउंडेशन का निर्माण हुआ और फिर बिग बुक लिखने का काम शुरू हुआ। 1939 में बिग बुक पूरी तरह तैयार हुई, प्रकाशित हुई। और आज हम देखते हैं दोस्तों की पूरी दुनिया में
अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो पुस्तक है, जिसको हम बड़ी प्रेम से बिग बुक कहते हैं, इसने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। कहते हैं कि दुनिया की ये दूसरी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय इस बिग बुक का कहीं तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस चैप्टर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, मैं अपने अनुभव साझा करने वाला हूँ, उसे किसी अध्याय का नाम तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों अध्याय इस बुक में है, जिसे हम डॉक्टर ओपिनियन के नाम से जानते हैं। तो उसकी शुरुआत में ये लिखा है दोस्तों कि We of Alcoholics Anonymous believe that the reader will be interested in the medical estimate of the plan of recovery described in this book. यह बात उस वक्त हमारे सामने में आई थी कि ये जो पुस्तक हम लिख रहे हैं, ये जो प्रोग्राम ऑफ रिकवरी इस पुस्तक के माध्यम से हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लोगों का भरोसा आएगा कैसे, जब लोग ये देखेंगे, ये सुनेंगे कि ये तो शराबियों द्वारा लिखी हुई है, तो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी वो महत्वपूर्ण है, कितनी कारगर है, ये इसको पढ़ने वाला कैसे विश्वास करेगा। और इसीलिए कहीं तो भी ये विचार आया कि एक मेडिकल एस्पेक्ट, एक मेडिसिन के हिसाब से जो एक हमारे प्रोग्राम के बारे में जो एक मत है, वो इस पुस्तक के साथ में जोड़ा जाए, ताकि लोग भरोसा कर सके कि जो कुछ भी हम बताना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है, उचित है। और इसीलिए डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जिनको हम मेडिकल फैकल्टी की दुनिया के संत मानते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बिल डब्ल्यू का, हमारे को फाउंडर का इलाज उन्होंने ही किया था। और अमेरिका के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत ही मशहूर वो डॉक्टर थे। अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन के बहुत सारे पेशेंट्स का उन्होंने इलाज किया था। ये वही डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जिन्होंने पहली बार बिल डब्ल्यू को बताया था कि हमारे मन के साथ में हमारा शरीर भी कहीं तो भी बीमार होता है। मेरे जैसे अल्कोहलिक का एक प्रकार की एलर्जी हमारे जैसे जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनके शरीर में होती है, और इसीलिए हम कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर पाते। तो बिल डब्ल्यू को जब आध्यात्मिक अनुभव आए थे, जब वो लास्ट टाइम भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ही उनका इलाज कर रहे थे। और आज हम उस डॉक्टर सिल्कवर्थ के आभारी हैं, क्योंकि बिल डब्ल्यू को आध्यात्मिक अनुभव आने के बाद में जब उन्होंने अपने मन में जो भी चल रहा है कि कैसे शराब से दूर रहा जाए और उसके लिए क्या किया जाए, ये चीजें जब उन्होंने डॉक्टर सिल्कवर्थ से शेयर की, तो हम इस बात के लिए उनके आभारी है कि डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने बिल डब्ल्यू को कहा कि नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल होश में सोच रहे हो और ठीक सोच रहे हो, तुम्हारे विचार बिल्कुल अच्छे हैं और तुम इस काम पे लगे रहो। एक डॉक्टर के द्वारा ये जो मोटिवेशन बिल डब्ल्यू को मिला दोस्तों, इसी ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नींव रखी। क्या बोला था बिल डब्ल्यू ने? बिल डब्ल्यू ने यही कहा था कि एक अल्कोहलिक कैसे शराब से दूर रह सकता है, इसके कुछ आइडियाज मेरे दिमाग में है। मेडिकल एस्पेक्ट उनके सामने में था कि एक अल्कोहलिक पूरी तरीके से शराब के मामले में पावरलेस है, वो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप से कुछ तत्व उन्होंने जो सीखे थे कि अगर मुझे शराब से बचना है तो मुझे एक दूसरे अल्कोहलिक के साथ में
अपने अनुभव बांटने पड़ेंगे। तो ये चीजें दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बेसिक प्रोग्राम है। और डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ जैसे जो वेल विशर अगर नहीं होते हमको प्रोत्साहन देने वाले, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को कहीं तो भी शुरू होते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा। अपने बाहर के पेशेंट्स के साथ साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो मेंबर्स है उनको भी उन्होंने नजदीक से अनुभव किया था। कैसे एक शराबी अपनी जिंदगी जीता है, बर्बाद होता है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संपर्क में आने के बाद में कैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया और बेहतर हो जाती है। ये सिर्फ डॉक्टर ने खुद अनुभव किया था। और इसीलिए हम उनके पास गए और उन्हें रिक्वेस्ट की कि इस पुस्तक के लिए वो अपना मत, अपनी राय रखें। और आज ये इतिहास है दोस्तों। इस बुक का ये जो चैप्टर है, डॉक्टर ओपिनियन, बहुत ही कन्विंसिंग है। ये पढ़ने वाले को एक आशा देता है कि हाँ, इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो गलत नहीं है, इसको विश्वास किया जा सकता है। तो इसमें डॉक्टर ने हमको एक हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक लेटर भी लिखा था। टू whom it may concern, I have specialized in the treatment of alcoholism for many years. In late 1934, I attended a patient who, though he had been competitive, competent businessman of good earning capacity, was an alcoholic of a type I had come to regard as hopeless. ये डॉक्टर बिल डब्ल्यू हमारे को फाउंडर का जिक्र करते हैं कि 1934 के अंत में बिल डब्ल्यू उनके संपर्क में आए। डॉक्टर ने उनका इलाज किया और बिल डब्ल्यू एक प्रकार से पूरी तरीके से एक होपलेस किस्म के शराबी थे, जिनकी निराशा, उनकी जिनकी अवस्था पूरी तरीके से निराशाजनक थी। और आगे लिखते हैं वो कि इन द कोर्स ऑफ his third treatment he acquired certain ideas concerning the possible means of recovery. As part of his rehabilitation, he commenced to present his conceptions to other alcoholics, impressing upon them that they must do likewise with still others. तो ये सारी चीजें जो है डॉक्टर ने खुद अनुभव की थी कि कैसे बिल डब्ल्यू ने इस बात की शुरुआत की और धीरे धीरे बिल के साथ में लोग जुड़ते चले गए और हमारी जो फेलोशिप है वो बढ़ने लगी। डॉक्टर बताते हैं कि आई पर्सनली नो scores of cases who were of the type with whom other methods had failed completely. These facts appear to be of extreme medical importance because of the extraordinary possibilities of rapid growth inherent in this group. They may mark a new epoch in the annals of alcoholism. तो ये लेटर लिखते वक्त ही डॉक्टर सिल्कवर्थ को कहीं तो भी ये नजर आ गया कि ये जो फेलोशिप है ये आगे चल के बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है। कुछ रिकवरीज देखकर ही उनको ये अंदाजा आ गया कि ये प्रोग्राम सफल होने वाला है। और इस लेटर में उन्होंने अंत में एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी, जो भी पढ़ने वाले, इस पुस्तक को पढ़ने वाला जो रीडर वर्ग था उसके लिए, यू मे रिलाई एब्सोल्युटली ऑन एनीथिंग दे से अबाउट देमसेल्फ। तो यह हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, जो इस अपनी राय के माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से डॉक्टर ने लिखी कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहता है वो पूरी तरीके से भरोसा कर सकता है जो भी इस पुस्तक में लिखा गया है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। और जब कोई बिग बुक पढ़ता है जरूर वो डॉक्टर ओपिनियन पढ़ता है। और इस डॉक्टर ओपिनियन को पढ़कर ही दोस्तों एक नए
वर्क को जो इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है, उसको एक भरोसा आता है कि जब एक जाना माना बहुत बड़ा डॉक्टर जो मेडिकल फैकल्टी से जुड़ा हुआ है, अगर वो इस प्रोग्राम का, इस पुस्तक का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, तो जरूर ये चीज भरोसे लायक है। तो कहीं तो भी डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ही थे दोस्तों जिन्होंने हमको पहली बार बताया कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर भी बीमार होते हैं। द डॉक्टर्स थ्योरी दैट वी हैव एन एलर्जी टू अल्कोहल इंटरेस्ट अस एज laymen. Our opinion is to its soundness may of course mean little, but as ex-problem drinkers, we can say that his explanation makes good sense. It explains many things for which we cannot otherwise account. तो मैं भी जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया और मैंने अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी सुनी और उसके साथ साथ अल्कोहलिज्म के जो अलग अलग पार्ट्स मैंने सुने, लक्षण मैंने सुने, तो उसमें ये जो एलर्जी का जो पॉइंट था, ये कहीं तो भी बहुत ही कन्विंसिंग था मेरे लिए। और मेरे जो अनुभव थे 15 साल के शराबी जीवन के, तो एक आइडेंटिफिकेशन मुझे इससे मिला कि हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं जब भी पीने लगता हूँ, शराब का पहला घूंट जैसे ही पेट में जाता है, तो क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन मेरा शरीर जो है वो शराब मांगना शुरू कर देता है। और इस बात को मैं कहीं तो भी विश्वास विश्वास करने के लिए तैयार हुआ कि हाँ, मैं बाकी शराबियों से अलग हूँ। बाकी शराबियों में ये इस तरीके का व्यवहार मैं नहीं देखता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो एक दो पैक पीते हैं मगर उसके बाद में वो ना बोलने की ताकत रखते हैं। लेकिन मैं जब भी शराब पीने के लिए गया, चाहे मैं कितनी भी बार सोचकर गया कि मैं एक पैक के ऊपर नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं हो पाया। चाहे मैं कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी हफ्ते, कितने भी साल शराब से दूर रहूं, मैं 15 साल के मेरे शराब जीवन में एक बार एक समय आया जब मैं बीमार गिरा, तो मैं 11 महीने शराब से दूर था। मगर दोस्तों, 11 महीने की लंबी बीमारी से उठने के बाद जब मैंने फिर दोबारा शराब का पहला घूंट लिया, तो कुछ ही दिनों में मेरे हाल फिर वैसे के वैसे हो गए। तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ही वो इंसान थे सबसे पहले जिन्होंने हमें बताया है कि हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर भी बीमार होते हैं। और हम जैसे जो अल्कोहलिक होते हैं, उनके शरीर में एक एलर्जी पैदा होती है जो कहीं तो भी अ, उस क्रेविंग की वजह से ही मेरे जैसा शराबी शराब की तरफ में जाता है और फिर वो कभी भी थोड़ी सी पीकर नहीं रह पाता। तो कहीं तो भी दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी हमारे विषय के बारे में। तो वी वर्क आउट अवर सॉल्यूशंस ऑन द स्पिरिचुअल एज वेल एज एन altruistic plan. We favor hospitalization for the alcoholic who is very jittery or befogged. जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो आध्यात्मिक तत्वों पे आधारित है और एक परोपकार की भावना लिए हुए प्रोग्राम है, जिसमें हम अपना तो भला करते ही है, हम अन्य शराबियों की भी भले की चाहत रखते हैं। मगर उस बुक में साफ साफ तौर पे लिखा है कि अगर एक अल्कोहलिक को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, उसकी परिस्थितियां इस प्रकार है कि सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना आवश्यक है, तो हम हमेशा उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि ये बात भी बहुत जरूरी है कि एक अल्कोहलिक अपने हम हमारे प्रोग्राम को समझ पाए, उसके लिए उसका ब्रेन कहीं तो भी क्लियर होना जरूरी है। कई बार हम लोग किसी को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाने के बाद ऐसा हमें लगता है कि इसको मीटिंग से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी पेशेंट इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो मेंटली और फिजिकली इस प्रोग्राम में बैठने लायक भी नहीं होते। और ये बुक इसीलिए सजेस्ट करती है दोस्तों कि अगर किसी अल्कोहलिक की हालत ऐसी है, इतनी खराब है,
तो हमने उसको कभी इस बात के लिए रोकना नहीं चाहिए कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो या उसको पहले अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, ताकि वो सुनने समझने की स्थिति में आ सके। इसके बाद दोस्तों, जो डॉक्टर ने इस बुक के लिए अपनी मत अपना राय रखी है, वो कहीं तो भी मैं आपके सामने में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन दैट बुक seems to me to be of paramount importance to those afflicted with alcoholic addiction. I say this after many years experience as medical director of one of the oldest hospitals in the country treating alcoholic and drug addiction. जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर थे, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, और कई प्रकार के ड्रग्स और अल्कोहल से पीड़ित शराबियों या अन्य जो नशे से पीड़ित लोग थे, पेशेंट थे, उनका डॉक्टर ने इलाज किया था। देयर वॉज therefore a sense of real satisfaction when I was asked to contribute a few words on a subject which is covered in such masterly detail in these pages. We doctors have realized for a long time that some form of moral psychology was of urgent importance to alcoholics, but its application presented difficulties beyond our conception. What with our ultra-modern standards, our scientific approach to everything, we are perhaps not well equipped to apply the powers of good that lie outside our synthetic knowledge. एक बहुत ही बड़ी बात दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि जो अल्कोहल से पीड़ित लोग होते हैं, उनकी रिकवरी के लिए कहीं तो भी मोरल साइकोलॉजी जैसे जो तरीके होते हैं, वो हमने अपनाने की बहुत सारी कोशिशें की, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों रिजल्ट जो परिणाम है वो मन मुताबिक नहीं आए। तो एक डॉक्टर जब खुद अपने तरीकों पे शक करता है, प्रश्न उठाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। और वो एडमिट करते हैं कि चाहे एक डॉक्टर होने के नाते, एक साइकेट्रिक होने के नाते उनके पास सारे संसाधन थे, सारे साधन थे, उसके बावजूद जब अल्कोहलिक का ट्रीटमेंट की बात आती है, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से हतबल पाते हैं। अच्छाई की जो ताकत है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये आज भी कहीं तो भी मेडिकल साइंस हो या मनोचिकित्सा शास्त्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस मामले में अपने आप को हतबल पाते हैं। आगे वो लिखते हैं कि मेनी ईयर्स अगो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू दिस बुक केम अंडर अवर केयर इन दिस हॉस्पिटल, and while here he acquired some ideas which he put into practical application at once. यहाँ वो बिल डब्ल्यू की बात करते हैं, हमारे को फाउंडर्स की, कि कैसे वो आखिरी बार हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उनके दिमाग में कुछ अच्छे आइडियाज आए, और उन्होंने उन आइडियाज पे जब काम करना शुरू किया, later he requested the privilege of being allowed to tell his story to other patients here, and with some misgivings we consented. तो बिल डब्ल्यू को उन्होंने काम करने के लिए कहीं तो भी इजाजत दी अन्य सफरिंग अल्कोहलिक के लिए। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि एक निस्वार्थ भावना से भरकर ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस के जो लोग हैं, वो एक अन्य शराबी के लिए काम करते हैं, उनका बिल्कुल भी अंदर में किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और ये सारा काम वो जो करते हैं, तो कहीं तो भी अपने आप की सोब्राइटी के लिए, अपने आप को शराब से दूर रखने के लिए, और एक अन्य पीड़ित सफरिंग अल्कोहलिक की मदद की भावना से ये काम वो करते हैं। और ये सारे लोग कहीं तो भी विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन देमसेल्फ एंड स्टिल मोर इन पावर which pulls chronic alcoholics back from the gates of death. तो अल्कोहलिक एनोनिमस के ये जो लोग हैं, ये अपने आप पे तो भरोसा करते ही करते हैं, मगर उससे भी ज्यादा वो अपने से भी पावरफुल ताकत, पावर ग्रेटर देन ऑल,
उस पर कहीं तो भी वो भरोसा करते हैं। और इन्हीं चीजों की उन्होंने जब रिजल्ट परिणाम देखे कि कैसे धीरे धीरे ये जो फेलोशिप है ये ग्रो कर रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही चमत्कार चीज थी। We believe and so suggested a few years ago that the action of alcohol on this chronic alcoholic is a manifestation of an allergy. That the phenomena of craving is limited to this class and never occurs in the average temperate drinker. तो डॉक्टर यहाँ साहब बताते हैं दोस्तों कि जो एक शराबी में जो क्रेविंग होती है वो हर शराब पीने वाले में नहीं पाई जाती, और इसीलिए एक लिमिटेड क्लास है शराबियों का जिनके अंदर ये एलर्जी टाइप होता है, और यही उनको बाकी शराब पीने वालों से अलग करता है। और ऐसे जो एनर्जेटिक जो शराबी होते हैं, यही वो ऐसा क्लास है, ऐसा वर्ग है कि जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर पाता। तो नीचे में दोस्तों उन्होंने कई प्रकार के शराबियों के कहीं तो भी उदाहरण भी दिए थे कि अनेक प्रकार के टाइप के शराबी भी होते हैं। इस तरीके के जो शराबी है, इनके सामने में किसी भी प्रकार की भावनात्मक अपील आप करें, फ्रंट फॉर दी इमोशनल अपील सेल्डम सफिशिएंट। चाहे जितनी भी भावनात्मक अपील ऐसे शराबियों के सामने में हम करते हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि द मैसेज विच कैन इंटरेस्ट एंड होल्ड दिस अल्कोहलिक पीपल मस्ट हैव डेप्थ एंड वेट। ऐसे जो शराबी है जो पूरी तरीके से अल्कोहलिज्म में फंसे हुए हैं, जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर पाते और पूरी तरीके से शराब के मामले में ऑब्सेस हो चुके हैं, कोई भी भावनात्मक अपील ऐसे शराबियों को शराब से दूर कर नहीं पाती। तो एक ऐसा जो मैसेज है कि जो कहीं तो भी गहरा है और वजनदार है, जो उनको अंदर से बदल कर रख दे सकता है, जिसको डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ साइकिक चेंज के नाम से कहते हैं, कि जब साइकिक चेंज होता है एक अल्कोहलिक में, तो यही अल्कोहलिक अलग तरीके से बर्ताव करने लग जाता है, खास तौर पे अल्कोहल के मामले में, जैसा कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इफ एनी फील दैट एज psychiatrist directing us hospital for alcoholics we appear somewhat sentimental, let them stand with us a while on the firing line। तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ अपने ही प्रोफेशन के लोगों को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो साइकेट्रिक्स की जो एक जमात है, हम लोग अगर सही मायने में इन अल्कोहलिक लोगों को दुरुस्त होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें पूरी तरीके से अपने आप पे भरोसा करने की बजाय बाहर की दुनिया के जो सोर्सेस है, यदि उनमें उनसे अगर एक अल्कोहलिक को मदद मिलती है शराब से दूर होने में, तो बिल्कुल वो मदद हम सहयोग देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसी ही एक उम्मीद बनकर हमारे सामने में आया है। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के या साइकेट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो यदि अपने आप को हतबल पाते हैं, तो ऐसे शराबियों की मदद करने के लिए कि जिनका परिवार पूरी तरीके से बिखर रहा है, बच्चे रो रहे हैं, ऐसे समय में अपने प्रोफेशन पे, अपने व्यवसाय पे पूरा भरोसा करने की बजाय अगर उस अल्कोहलिक को उससे निजात पाने के लिए अगर कुछ दूसरे रास्ते उपलब्ध हो, तो जरूर हमने उसका उपयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ अपनी फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों को भी कहीं तो भी एक ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। मेन एंड वुमेन ड्रिंक essentially because they like the effect produced by alcohol। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव अपने ऑब्जर्वेशन डॉक्टर रखते हैं दोस्तों कि शराब का सेवन करने वाले जो पुरुष और स्त्री है,
वो शराब पीते हैं क्योंकि अल्कोहल जो एक इफेक्ट, एक प्रभाव जो पैदा करता है, वो उनको अच्छा लगता है। द सेंसेशन इज सो इल्यूसिव दैट while they admit it is injurious, they cannot after a after a time differentiate the true from the false। तो एक जो शराबी है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो अल्कोहल के प्रभाव को कहीं तो भी महसूस करता है और उसको अच्छा लगता है, और उसका जो सेंसेशन है वो इतना भ्रमिक होता है कि उसको मालूम होता है कि ये जो शराब है उसकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी दोस्तों वो उसको ना नहीं कह पाता, और इस तरीके से दोस्तों उसकी जो जिंदगी है वो अल्कोहल पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाती है। क्योंकि हम जैसे जो अल्कोहलिक है वो पूरी तरीके से रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट होते हैं, अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। और अपनी जिंदगी में इन्हीं भावनाओं से निकलने के लिए हम बार बार अल्कोहल की तरफ जाते हैं। अल्कोहल जैसे ही हमने सेवन किया तो हमारी मनस्थिति बदल जाती है, लेकिन हम ये बात बार बार इस बात को भूल जाते हैं कि शराब उतरने के बाद में फिर हमारे हाल जैसे के वैसे ही हो जाते हैं। जब हम शराब पीते हैं तब हमको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद में शराब जब हम उतर जाती है तो फिर हमारे हाल वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो एक प्रकार से मेरे जैसा जो शराबी है वो एक सर्कल में कैद होकर रह जाता है कि पहले वो कमिट करेगा कि इसके बाद वो शराब नहीं पिएगा, फिर वो कुछ दिनों की शराब की दूरी के बाद उसको लगता है कि थोड़ी सी पीकर देख लेते हैं, और जैसे ही उसने जरा से भी शराब का अगर पहला घूंट अगर उसने लिया तो एक एलर्जी से ग्रसित होने की वजह से उसकी एलर्जी जाग जाती है, उसका शरीर शराब मांगना शुरू कर देता है, और वो उस शराब के नशे में मदहोश हो जाता है। जैसे ही नशा उतरता है वो पछताने लगता है, और कहीं तो भी इस जो चक्रव्यूह से है वो निकलने की कोशिश, तमाम कोशिश करने के बाद में भी उससे निकल नहीं पाता। आफ्टर दे हैव succumbed to the desire again, as so many do, and the phenomena of craving develop, they pass through the well-known stage of spree, emerging remorseful, with a firm resolution not to drink again. This is repeated over and over। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ दोस्तों यही चीजें बार बार रिपीट होते रहती है कि हम शराब की तरफ में चले जाते हैं। शराब जैसे ही पेट में गई हमारा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता है, हम पूरी तरीके से शराब के नशे में बेहोश हो जाते हैं। शराब का नशा जैसे ही उतरा हम पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ जाते हैं, और बार बार हम कोशिश करते हैं अपने आप को मनाने की, नहीं अब इसके बाद में हम नहीं पिएंगे, लेकिन फिर हमारा हाल वैसे का वैसा ही हो जाता है। लेकिन अब डॉक्टर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ऑन द अदर हैंड, एंड स्ट्रेंज एज दिस may seem to those who do not understand, once a psychic change has occurred, the very same person who seemed doomed, who had so many problems, he despaired of ever solving them, suddenly find himself easily able to control his desire for alcohol, the only effort necessary being that required to follow a few simple rules। तो ये एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर की जिंदगी में कैसे चमत्कार हो जाता है, इसके बारे में दोस्तों डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ये बयान देते हैं कि जैसा एक अल्कोहलिक को हम देखते हैं कि वो कैसे शराब के चक्रों में फंसा है, वो निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उसके अंदर में एक साइकिक चेंज आता है, एक मानसिक परिवर्तन उसके अंदर में होता है, जो कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य की जिंदगी में हम देखते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत फॉलो करने के बाद, कुछ नियम फॉलो करने के बाद कि वो इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है, और उसका ये जो
शराब की तरफ जाना और फिर उसके बाद में उसका फ्रस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में कमिटमेंट ना पीने के, इन सारी चीजों से कहीं तो भी उसको आजादी मिल जाती है। Men have cried out to me in sincere and despairing appeal, Doctor, I cannot go on like this. I have everything to live for. I must stop, but I can't. You must help me. इस प्रकार की कई भावनात्मक अपील एक शराबी डॉक्टर को करता है दोस्तों। हम खुद भी रोते थे, गिड़गिड़ाते थे जब हम डॉक्टर के पास जाते थे कि डॉक्टर मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मगर दोस्तों, हमारा इलाज करने वाले जो डॉक्टर हो या साइकेट्रिस्ट हो, वो अपने आप को पूरी तरीके से हतबल पाते हैं। Faced with this problem, if a doctor is honest with himself, he must sometimes feel his own inadequacy. तो डॉक्टर यहाँ अपनी हतबलता कहीं तो भी स्वीकार करने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये साइकिक चेंज होता है दोस्तों, मेरे जैसा शराबी अचानक ही शराब से दूर हो जाता है और उसमें एक बदलाव आता है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम के संपर्क में आने के बाद मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ में होता है। आई डू नॉट होल्ड विद दोज हु बिलीव दैट अल्कोहलिज्म इज entirely a problem of mental control. I have had many men who had, for example, worked a period of months on some problem or business deal which was to be settled on a certain date favorably to them. They took a drink a day or so prior to date, and then the phenomena of craving at once become paramount to all other interests, so that important appointment was not met. तो यहाँ एक ऐसे शराबी का जिक्र डॉक्टर करते हैं कि ये जो अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेंटल कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कई उदाहरण डॉक्टर ने अपनी जिंदगी में देखे हैं और हमने भी देखे हैं कि फुली एबल पर्सन वो कहीं तो भी अपने आप को कमिट करता है कि वो शराब नहीं पिएगा, और जो भी उसके कमिटमेंट है, चाहे बिजनेस के सिलसिले में हो या और कोई भी सिलसिले में, उसको वो अच्छे से पूरी तरीके से निभाएगा। मगर उस काम के पहले ही जब वो एक पहला ड्रिंक ले लेता है और उसके बाद में दोस्तों वो बदहवास होकर शराब पीने लग जाता है, तो सारे उसके कमिटमेंट कहीं तो भी फेल हो जाते हैं। These are very these are many situations which arise out of the phenomena of craving, which cause men to make for supreme sacrifice rather than continue to fight. तो जब तक हम शराब नहीं पीते तब तक हम ठीक रहते हैं, मगर जैसे ही वो शराब की क्रेविंग होती है और हम शराब का पहला घूंट ले लेते हैं, हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं और कहीं तो भी हम अ, अ, उस चक्रव्यूह में कहीं तो भी फंस जाते हैं। All these and many others have one symptom is common. They cannot start drinking without developing the phenomena of craving. This phenomena, as we have suggested, may be the manifestation of our allergies, which differentiate these people and sets them apart as a distinct entity. It has never been by any treatment with which we are familiar permanently eradicated. The only relief was have to suggest is entire abstinence. तो डॉक्टर यहाँ लिखते हैं दोस्तों अनुभव अपना कि एक अल्कोहलिक जब तक उसके अंदर में क्रेविंग नहीं होती शराब की, वो शराब की तरफ में नहीं जाता, और ये जो क्रेविंग है उसके शरीर में जो एलर्जी पैदा हुई है उसकी वजह से ये क्रेविंग कहीं तो भी होती है। और एक बार वो जब शराब पीने लग जाता है तो वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। यही चीज उसको बाकी शराबियों से अलग करती है, और इसका एकमात्र इलाज यही डॉक्टर बताते हैं कि टोटल अब्स्टिनेंस। यदि हम शराब के पहले घूंट से ही अपने आप को दूर रखेंगे तो हम इस एलर्जी को कहीं तो भी रोक पाएंगे। दिस इमीडिएटली precipitates us into a sitting spectrum of debate
much has been written pro and con, but among physicians, the general opinion seems to be that most chronic alcoholics are doomed. What is the solution? अब इसका solution क्या है? तो डॉक्टर अपना अनुभव बताते हैं दोस्तों। दो अनुभव उन्होंने अंत में इस पुस्तक के इस डॉक्टर ओपिनियंस में दिए हैं कि एक एक्सपीरियंस उनके जिंदगी में आया। About 1 year prior to this experience, a man was brought in to be treated for chronic alcoholism. He had but partially recovered from a gastric hemorrhage and seemed to be a case of pathological mental deterioration. एक ऐसा केस डॉक्टर के सामने में आया कि पूरी तरीके से एक गैस्ट्रिक हेमरेज का शिकार और पैथोलॉजिकल मेंटल डिटोरिएशन, कहीं तो भी बहुत ज्यादा जिस व्यक्ति जिस शराबी को मानसिक आघात हो, मानसिक नुकसान पहुंचा हो, ऐसा केस डॉक्टर के सामने में आता है। मगर जब ऐसा जो पेशेंट है जिसने पूरी तरीके से अपने आप को होपलेस महसूस कर लिया, डॉक्टर भी उसके मामले में पूरी तरीके से कन्विंस हो चुके हैं कि ये होपलेस केस है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब एक ही संपर्क में आता है, एक ही प्रोग्राम को फॉलो करता है, तो 1 साल के बाद में डॉक्टर बताते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाया कि 1 साल पहले मैं इस व्यक्ति से मिला हुआ हूँ। पूरी तरीके से कंप्लीट चेंज। और एक दूसरा अनुभव उन्होंने इसमें लिखा है, व्हेन आई नीड अ मेंटल अपलिफ्ट आई ऑफन थिंक ऑफ अनदर केस brought in by a physician prominent in New York. The patient had made his own diagnosis and deciding his situation hopeless. तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पेशेंट कि उस शराबी ने खुद अपने आप को होपलेस साबित कर दिया और शराब से बचने के लिए वो कहीं तो भी जंगल टाइप एरिया में अपने आप को उसने छुपा कर रख लिया। वो खुद ही कन्विंस था कि मैं शराब से दूर नहीं हो सकता हूँ और कई प्रकार के उसको मेंटल इलनेस के भी लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन ऐसा इतना भयानक पेशेंट कि जिसने खुद को ही होपलेस करार दिया हो, कुछ तो भी मेंटल प्रॉब्लम जिसको आ चुके हो, जिसने अपने आप को अलग थलग कैद करने की कोशिश किया हो, वो व्यक्ति भी जब दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के संपर्क में आता है तो अचानक दोस्तों उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है और अल्कोहल के भयंकर ऑब्सेशन से वो मुक्त हो पाता है। तो अंत में डॉक्टर दोस्तों अपने अनुभवों के आधार पर यही बताने की कोशिश करते हैं, आई अर्नेस्टली एडवाइज एवरी अल्कोहलिक टू रीड दिस बुक थ्रू एंड दो परहैप्स ही केम टू स्टॉप ही रिमेन टू प्रे। तो हर अल्कोहलिक को डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने रिक्वेस्ट की है कि इस बुक को वो अवश्य पढ़े और इस बुक में जो भी लिखा है उस पर वो कहीं तो भी चलने की कोशिश करे। अगर इतना महत्वपूर्ण चैप्टर इस बिग बुक में अगर नहीं होता दोस्तों, तो शायद हम जैसे शराबियों को इस प्रोग्राम पर भरोसा करने के लिए थोड़ी दिक्कत जाती। और आज इस बुक की वजह से जो पूरी दुनिया में रिकवरी देखी जा रही है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सबसे बड़ा कैरिंग द मैसेज करने वाला जो और कोई अगर कोई कोई चीज है तो ये बुक ही है दोस्तों, हमारी बिग बुक, प्यारी बिग बुक। और उसमें का ये जो डॉक्टर ओपिनियन का जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम जैसे शराबियों को या अन्य जो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं उनको भी कन्विंस करने के लिए कि ये प्रोग्राम काम करता है। शायद दोस्तों समय ज्यादा हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या अपने अनुभव रखने के लिए समय की थोड़ी सीमा होती है। तो अगर ज्यादा समय हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ और मैं अब यही विराम देता हूँ। थैंक यू।